पुराने फ़ोन से लेकर के नए फ़ोन तक कितनी आईसियाँ होती हैं, कितनी आईसियाँ नए फ़ोनों में कंबाइन हो गई हैं, साथ ही इन आईसियों के क्या क्या काम हैं। डिस्प्ले हमने ओके लगा दी लेकिन लाइट नहीं आ रही है। डिस्प्ले के पीछे हमने टॉर्च जला के देखा तो उसमें ग्राफिक आ रहे हैं। अगर आप गैलरी खोलते हो तो कितना टाइम लगता है, एक एक करके ऐसे ऐसे फ़ोटो खुलती है आपकी, एक एक करके खुलती है। और जब सारी खुल जाती है उसके बाद पूरा टैब आप काट करके दोबारा ओपन करो। मेरे पास है बढ़ती चली जाएगी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है आप सभी के लिए। अगर आप फ्रेशर हैं या एक्सपीरियंस हैं तो आज की वीडियो में मैं आपको इस सेल फोन का जितनी भी आईसियाँ लगी होती हैं उसका डीप एक्सप्लेनेशन करूंगा, जिससे आप समझ सकते हो कि पुराने फ़ोन से लेकर के और नए फ़ोनों में कौन कौन सी आईसियाँ होती थी और अब कौन कौन सी आईसियाँ हैं। साथ ही अब के फ़ोनों में जो आईसियाँ कंबाइन हो गई हैं, और पहले के फ़ोनों में काफ़ी ज़्यादा आईसियाँ देखने को मिलती थी लेकिन अब के फ़ोनों में कुछ आईसियाँ कंबाइन हो गई हैं, तो उसको हम इस वीडियो के ज़रिए समझेंगे। उसका काम क्या है वो समझेंगे। ये दोस्तों वीडियो हमारी रहेगी पार्ट 1 पे, जिसमें मैं आपको आईसी के बारे में बताऊंगा कि पुराने फ़ोन से लेकर के नए फ़ोन तक कितनी आईसियाँ होती हैं, कितनी आईसियाँ नए फ़ोनों में कंबाइन हो गई हैं, साथ ही इन आईसियों के क्या क्या काम हैं। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का पार्ट 2 देखना ना भूलें। पार्ट 2 में दोस्तों मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीपली बताने वाला हूँ, क्योंकि पार्ट 2 दोस्तों हमारी आईसी आइडेंटिफिकेशन पे होने वाली है। उसमें आप दोस्तों आईसी को देखते ही पहचान जाओगे कि ये कौन सी आईसी है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ये हमारा पार्ट 1 वीडियो। स्क्रीन पे आप देख सकते हो जिसमें ये हमारा ओल्ड फ़ोन में जो आईसियाँ पहले लगी होती थी, कितनी आईसीओ को मिला करके एक फ़ोन को तैयार किया जाता था, साथ ही इस आईसीओ के क्या काम है आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये तो हो गए दोस्तों ओल्ड फ़ोनों की आईसियाँ। उसके बाद दोस्तों हमारा शुरू होगा न्यू फ़ोन की आईसियाँ, जिसमें कुछ आईसियाँ मर्ज हो गई हैं एक में। उन आईसियों के क्या काम है स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जिसमें आप देख सकते हो एंटीना स्विच, पीएफओ आईसी जिसे हम पीए कहते हैं, नेटवर्क आईसी जिसे हम डब्ल्यूटीआर, एचडीआर, आरएफआईसी कहते हैं। उसके बाद सीपीयू आईसी जिसको हम सेल फोन का, पीसीबी का ब्रेन भी कह सकते हैं, रैम आईसी दोस्तों। फिर उसके बाद फ्लैश आईसी, पावर आईसी, चार्जिंग आईसी, वाइब्रेटर आईसी, रिंगर आईसी, ऑडियो आईसी, लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी दोस्तों। ये सारी आईसियाँ दोस्तों पुराने फ़ोन में आपको देखने को मिलती थी। इनके दोस्तों काम क्या क्या होते हैं। जो हमारा एंटीना स्विच होता है दोस्तों, वो चैनल पकड़ने का काम करता है, जैसे एयरटेल, वोडा, जियो या बीएसएनएल एक्सेट्रा। ये जितने भी चैनल होते हैं दोस्तों, इसको ये कैच करने का काम करता है, जो कि एंटीना स्विच करता है। उसके बाद दोस्तों हमारा पीएफओ आईसी, जिसको हम 2G, 3G, 4G, पहले के फ़ोनों में तो दोस्तों 3G तक ही होता था, तो इसलिए हम एक 2G कह सकते हैं, दूसरा 3G कह सकते हैं। इसे हम पीए भी कहते हैं। अब दोस्तों इसका क्या काम होता है, तो जो दोस्तों ये हमारा एंटीना स्विच चैनल पकड़ने का काम करता है, उसी चैनल में से दोस्तों ये बैंड को सिलेक्ट करता है कि ये कौन सा बैंड है, 2G बैंड है या 3G बैंड है, हाई बैंड है या लो बैंड है दोस्तों, वो ये सिलेक्ट करता है। उसके बाद दोस्तों ये हमारा हो जाता है नेटवर्क आईसी। इसे हम WTR, SDR और RFIC के नाम से भी जानते हैं। ये दोस्तों जैसे हमारे पूरे पीसीबी का ब्रेन सीपीयू होता है, उसी तरीके से हमारे पूरे नेटवर्क सेक्शन का ब्रेन हमारा WTR आईसी होती है दोस्तों। जो भी दोस्तों इस नेटवर्क सेक्शन में कमांड देनी होती है, सारा का सारा काम हमारा ये WTR करता है, जिसे हम नेटवर्क आईसी कहते हैं। ये दोस्तों RF फ्रीक्वेंसी को बनाता है और ख़त्म करता है, जिसमें जो सिग्नल दोस्तों पीएफओ आईसी से आते हैं, जिसे हम हाई बैंड या लो बैंड कहते हैं, उसको एनालॉग और डिजिटल में कन्वर्ट करके उसमें RF फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करता है और ये ऑडियो आईसी तक भेजता है सीपीयू के जरिए। अगर हम किसी से भी बात करते हैं तो उसकी आवाज़ हम सुन पाते हैं, और जब हम बोलते हैं उस लैंग्वेज को ये RF फ्रीक्वेंसी में ट्रांसलेट करके WTR तक पहुंचाता है और WTR हमारे एरिया के टावर में भेज देता है। तो दोस्तों बेसिकली जो हमारा WTR का काम होता है, ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सा नेटवर्क दिखाना है,
2G नेटवर्क दिखाना है या 3G नेटवर्क दिखाना है। अगर दोस्तों हमारा ये WTR ख़राब हो जाता है तो हमारा IME नंबर करप्ट हो जाएगा, साथ ही हमारा जो बेस बैंड होता है वो भी करप्ट हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हमारा WTR IC होती है दोस्तों, इसकी कुछ लाइनें CPU से जुड़ी होती हैं। अगर वो लाइनें अगर डिस्कनेक्ट हो गई दोस्तों, हमारा बेस बैंड अननोन हो जाएगा और IME करप्ट हो जाएगी दोस्तों। तो ये हमारा जो नेटवर्क सेक्शन में जो WTR का है, बहुत ही बड़ा रोल होता है इसका। अगर दोस्तों इन तीनों में से कोई एक भी मिस हो गया ना, तो दोस्तों हमारा नेटवर्क नहीं आएगा। जब तक ये तीनों आपस में जुड़ते नहीं हैं तब तक हमारा नेटवर्क नहीं आता दोस्तों। उसके बाद CPU IC। CPU IC जैसा कि आप समझते ही हो, CPU का मतलब तो हम सभी समझते होंगे, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब ये इसका काम जो होता है, जितनी भी हमारी PCB में आईसियाँ लगी होती हैं उसको कमांड देने का काम ये CPU IC ही करती है। इनके दोस्तों कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे MIPI I2C एक्सेट्रा। एक तरह से लैंग्वेज होती है, जैसे हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज में और आप हमारी लैंग्वेज को समझ सकते हो, और अगर आपको उसका रिप्लाई देना है तो आप हमारी लैंग्वेज में रिप्लाई दोगे। उसी तरीके से जो मैन्युफैक्चर कंपनियां होती हैं उन्होंने आईसी की लैंग्वेज भी डिसाइड कर रखी हैं। इन आईसीओ के लैंग्वेज होते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। अगर किसी की भी कम्युनिकेशन, किसी भी आईसी की कम्युनिकेशन डिस्कनेक्ट हो जाती है सीपीयू से, तो इसका मतलब दोस्तों हमारा वो सेक्शन काम नहीं करेगा। तो सीपीयू जितनी भी आईसियाँ हमारे फ़ोन में लगी हुई हैं उन सबको कमांड देने का काम करता है दोस्तों। उसके बाद रैम आईसी। पहले के फ़ोनों में ये आपको अलग देखने को मिलती थी। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसा कि हम समझते हैं, अगर हम नया फ़ोन खरीदने जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे फ़ोन में रैम कितना है। मतलब आप समझ ही सकते हो कि जितना ज़्यादा रैम उतनी फास्ट स्पीड हमारे फ़ोन की। रैम दोस्तों काम कैसे करता है, रैम और एक इंटरनल स्टोरेज, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों ही डाटा को स्टोर करता है। किस फॉर्म में, वो देखते हैं हम। जो हमारा रैम होता है और जो हमारा इंटरनल स्टोरेज होता है, इसको हम फ्लैश आईसी कहते हैं। फ्लैश आईसी का आप मतलब समझ सकते हो। फ्लैश आईसी एक तरह से हम स्टोरेज आईसी कह सकते हैं, जिसमें फ़ोन का पूरा सॉफ्टवेयर होता है। जितनी भी इंटरनल स्टोरेज होती है उसमें हम कोई डाटा रखते हैं, सारा का सारा हमारा फ्लैश आईसी में स्टोर होता है। अब इन दोनों में फ़र्क समझते हैं हम दोस्तों। डाटा स्टोर तो रैम भी करता है, लेकिन रैम जो डाटा स्टोर करता है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होते हैं, जिसे हम एक्सेस नहीं कर सकते। उसे एक्सेस कौन करेगा? ओनली सीपीयू करेगा। वो डाटा दोस्तों कैच मेमोरी में होती है। जो भी डाटा हम इंटरनल स्टोरेज में एक्सेस करते हैं उसकी कैच फाइल बनती है। वो कैच फाइल दोस्तों रैम में स्टोर हो जाती है। अब रैम में अनलिमिटेड डाटा स्टोर नहीं होगा। जितने जीबी का या जितने एमबी की रैम होगी उसके हिसाब से दोस्तों उसमें कैच मेमोरी स्टोर होगी, और वो कैच मेमोरी सीपीयू को पास करता है। सीपीयू उस डाटा को डिक्रिप्ट करके और आपको प्रोसेसिंग करवाता है। इसको हम दोस्तों दूसरे तरीके से समझते हैं। जैसे आप अपने फ़ोन में क्लीन अप यूज़ करते हो, आपके फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया और आप क्लीन अप यूज़ कर रहे हो। क्लीन अप यूज़ करने के बाद अगर आप गैलरी खोलते हो तो कितना टाइम लगता है? एक एक करके ऐसे ऐसे फ़ोटो खुलती है आपकी, एक एक करके खुलती है, और जब सारी खुल जाती है उसके बाद पूरा टैब आप काट करके दोबारा ओपन करो। दोबारा अगर आप ओपन करोगे तो दोबारा नहीं खुलेगा, वो दोबारा एकदम तेज़ी से खुल जाएगा वो। इसका मतलब उसका कुछ पार्ट हमारा रैम में सेव हो रहा है। इस तरीके से रैम का काम होता है स्पीड को फास्ट करने का। अब दोस्तों आते हैं फ्लैश आईसी। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया, फ्लैश आईसी में हमारा सॉफ्टवेयर होता है, आईएमई नंबर होता है, फ़ोन की कुछ सिक्योरिटी होती है, और साथ ही हमारा इंटरनल डाटा होता है। सारा का सारा हमारा फ्लैश आईसी में होता है, जो कि पहले के फ़ोनों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता था ये। उसके बाद दोस्तों पावर आईसी। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो, पावर आईसी, इसकी पहचान इसके नाम से ही होती है। इसको हम PMIC भी कहते हैं। अगर फ़ोन में जितनी भी आईसियाँ लगी हुई हैं,
अगर उसका पावर डिस्कनेक्ट कर दिया जाए तो कोई सी भी आईसी काम नहीं करेगी। जिस तरीके से हमारे पूरे फ़ोन में अगर बैटरी ना हो तो हमारा फ़ोन काम नहीं करेगा, उसी तरीके से अगर इन सभी आईसीओ में अगर पावर आईसी को मिस कर दिया जाए तो कोई भी आईसी वर्क नहीं करेगी दोस्तों। ये जो पावर आईसी होती है इसी का काम होता है दोस्तों सभी आईसीओ को कितना कितना वोल्टेज देना है, वो एलडीओ के जरिए देना है या सेपरेटली देना है। पहले के फ़ोनों में आपको ज़्यादातर एलडीओ देखने को मिलते थे जो कि पावर आईसी के आसपास लगे हुए मिलते थे, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो सारे के सारे एलडीओ पावर आईसी में मर्ज हो गए। उसके बाद दोस्तों ये चार्जिंग आईसी, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हो चार्जिंग आईसी। चार्जिंग आईसी का तो दोस्तों मतलब जैसे कि फ़ोन हमारा चार्ज करने का काम करता होगा, एकदम सही। चार्जिंग आईसी का जो काम होता है, अगर हम अपने फ़ोन को चार्ज करते हैं तो चार्जर में होती है 5 वोल्ट। अब उस 5 वोल्ट को कम करके, चार्जिंग आईसी का बता रहा हूं मैं, 5 वोल्ट को कम करके बैटरी के अनुसार वोल्टेज बनाकर और बैटरी को चार्ज करने का काम ये चार्जिंग आईसी का होता है दोस्तों। अगर ये चार्जिंग आईसी खराब हो जाती थी हमारी पहले तो इसको बहुत सारे टेक्नीशियन ने बाईपास करा होगा। जिन जिन टेक्नीशियन ने इस चार्जिंग आईसी को बाईपास करा है, जीनर डायोड लगा के वीबस के पॉजिटिव से बैटरी कनेक्टर के प्लस पे जीनर डायोड लगा के किन किन लोगों ने इसको बाईपास करा है, कमेंट में ज़रूर बताना दोस्तों। तो ये हो गया हमारा चार्जिंग आईसी। उसके बाद दोस्तों वाइब्रेटर आईसी। वाइब्रेटर का भी आप समझ सकते हो, वाइब्रेटर का काम होता है जब भी कॉल आती है तो फ़ोन में वाइब्रेशन बनाना, तो ये काम होता है वाइब्रेटर आईसी, जो कि आने वाले टाइम में पावर आईसी में मर्ज हो गई हैं। उसके बाद दोस्तों रिंगर आईसी। अब यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, एक है रिंगर आईसी, दूसरा ऑडियो आईसी। रिंगर आईसी समझते हैं हम पहले। कभी भी हमारे फ़ोन में कॉल आती है, जो भी रिंगटोन की आवाज़ होती है उसको बनाने का काम हमारी रिंगर आईसी का होता है दोस्तों। उसके बाद ऑडियो आईसी। अब इसका फ़र्क समझो दोस्तों, जो हमारा ऑडियो आईसी होता है वो फ़ोन के गाने उन्हें बजाने का काम करता है, साथ ही जो हमारे फ़ोन में माइक लगा होता है उस माइक का पूरा कंट्रोल हमारे ऑडियो आईसी पे होता है। ऑडियो आईसी उसको एनालॉग और डिजिटल में फ्रीक्वेंसी बना करके और सिग्नल आगे भेजता है। तो ये काम होता है हमारा ऑडियो आईसी का दोस्तों, जो माइक और सॉन्ग बजाने के काम करता है। उसके बाद दोस्तों लाइट आईसी। आप अपने फ़ोन में जितनी भी लाइट देख रहे हो सबको चलाने का काम लाइट आईसी का होता है। कुछ हमारे टेक्नीशियन भाई जो कीपैड का फ़ोन बहुत टाइम पहले रिपेयर करते थे, उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी होगी कि डिस्प्ले हमने ओके लगा दी लेकिन लाइट नहीं आ रही है। डिस्प्ले के पीछे हमने टॉर्च जला के देखा तो उसमें ग्राफिक आ रहे हैं। तो इसको बहुत सारे टेक्नीशियन ने सॉल्व भी करा होगा, कमेंट में बताएं किन किन टेक्नीशियन ने इसको सॉल्व करा है। तो ये हमारा लाइट आईसी होता है, जो भी फ़ोन में लाइट चलाने का काम करता है वो दोस्तों लाइट आईसी का होता है। उसके बाद दोस्तों ग्राफिक आईसी। अब दोस्तों जो फ़ोन में आप चित्र देखते हो वो होता है ग्राफिक, और उस चित्र को कैसे देखते हो आप? लाइट के जरिए। अगर आपकी डिस्प्ले में लाइट ना आए तो आप उस ग्राफिक को देख नहीं सकते। तो जो भी आपके फ़ोन में चित्र आता है उसको हम ग्राफिक कहते हैं, वो काम होता है ग्राफिक आईसी का दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो सिग्नल होता है इन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है दोस्तों, लाइट आईसी और ग्राफिक आईसी का। जो सबसे पहले सिग्नल आती है ग्राफिक आईसी की सिग्नल आती है, और डिस्प्ले अगर उस सिग्नल को पास करता है तो सीपीयू को पता लग जाता है कि हमारी डिस्प्ले में ग्राफिक आ गई है, तो तुरंत लाइट आईसी को मैसेज भेज देता है कि अब तुम्हें एक्टिव होने का टाइम आ गया है। दोस्तों बताने में जितना टाइम लग रहा है उतना ये प्रोसेस होने में उतना टाइम नहीं लगता दोस्तों। ये बहुत ही कम टाइम में ये तुरंत एक्सेस कर देता है, जिससे हम पता नहीं लगा सकते कि कौन सा पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गए पुराने फ़ोन की डिटेल। पुराने फ़ोन में जो आईसियाँ लगी होती थी ये तो थी उनकी इंफॉर्मेशन, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि अभी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो और ये आईसियाँ हट गई हैं। नहीं,
अगर ये आईसियाँ नहीं रहेंगी तो आप फ़ोन चला ही नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आईसियाँ हैं ये। बस इतना कह सकते हैं कि अब के फ़ोनों में ये सारी आईसियाँ कुछ कुछ सेक्शन में कंबाइन हो गई हैं। अब देखते हैं हम न्यू मॉडल को। अब दोस्तों जो एंटीना स्विच है, जिसका काम हमने बताया चैनल को पकड़ने का काम करता है, एंटीना स्विच और पीएफओ आईसी, जिसमें अब के फ़ोनों में कितनी पीएफओ होंगी? जी हाँ, आपने सही गैस करा, 2G और 3G। 4G का अलग हो सकता है और 5G अगर होगा तो 5G का अलग हो सकता है, या 4G और 5G में हो सकता है। तो 2 या 3 हमें पीएफओ देखने को मिलते हैं दोस्तों। अब ये दोस्तों जो एंटीना स्विच है ये पीएफओ में ही कंबाइन हो गया है, लेकिन आप अभी के फ़ोनों में भी कुछ फ़ोनों में आप देख सकते हो कि जो एंटीना स्विच है वो अलग से लगा हुआ है। तो दोस्तों इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना, ये हमने फंक्शन बताया है कि अब के फ़ोनों में ये एंटीना स्विच पीएफओ में कंबाइन हुई हैं। अगर कंपनी उस फीचर को बनाए रखती है तब तो वो कंबाइन है, और अगर कंपनी नहीं चाहती कि पीएफओ में हमें एंटीना स्विच को नहीं देना तो अलग कर देगी वो। उसके बाद दोस्तों नेटवर्क आईसी, जिसे हम WTR, SDR और RFIC, दोस्तों ये आप देख सकते हो पहले भी ये अकेली थी, अभी भी ये अकेली है। मतलब दोस्तों इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। ये रेडियो फ्रीक्वेंसी को बनाती है और ख़त्म करती है। जैसे हमारे फ़ोन पे कॉल आई, इसने रेडियो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दिया। जितनी देर हम बात करेंगे उतनी देर तक रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्टिव रहेगी, और जैसे ही हमने कॉल डिस्कनेक्ट करा उस कंडीशन में क्या होगा? कॉल तो चालू नहीं रहती ना ही हमें आवाज़ सुनाई देती है। तो दोस्तों वो जो वाइब्रेशन होता है, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है, उसको अगर ये WTR ख़त्म नहीं करेगा तो अगर हम कॉल काट भी देंगे ना फिर भी हमें आवाज़ सुनाई देती रहेगी। तो दोस्तों इसका काम रेडियो फ्रीक्वेंसी को जनरेट करना और ख़त्म करना। उसके बाद दोस्तों रैम आईसी। अब के जो फ़ोन हैं दोस्तों उसमें रैम आईसी और फ्लैश आईसी कंबाइन हो गई हैं, लेकिन अब के फ़ोनों में अगर आप डबल डेकर देखते हो तो उसमें CPU के ऊपर आपको रैम देखने को मिलेगी, जो कि डबल ICU का पेयर होता है, और जो आपका फ्लैश आईसी होगा वो आपको अलग सेक्शन में देखने को मिलेगा या उसके पास में ही देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ कंपनियां इन तीनों आईसीओ को अलग अलग दे रही हैं। अभी के फ़ोनों में भी इन तीनों आईसीओ को अलग अलग दे रही हैं, जिसमें CPU अलग हो सकता है, रैम आपकी अलग हो सकती है, और जो हमारा फ्लैश आईसी है वो अलग हो सकती है। लेकिन जो 90% फ़ोन है हमारे, उसमें दोस्तों जो हमारी रैम आईसी होती है और जो हमारा फ्लैश आईसी होता है वो दोस्तों एक ही में कंबाइन होता है, जिसे हम eMMC भी कहते हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में हम उसे UFS आईसी भी कहते हैं, और अगर वो आईफोन में चली गई तो उसे हम NAND आईसी भी कहते हैं दोस्तों। इसे और लैंग्वेज में हम इंटरनल स्टोरेज के नाम से भी जान सकते हैं, जिसमें हमारे फ़ोन का पूरा डाटा, सॉफ्टवेयर, फ़ोन की सिक्योरिटी, बेसबैंड नंबर और IMEI नंबर, दोस्तों सारी चीज़ें हमारी इस eMMC में स्टोर होती हैं। तो उससे आप समझ सकते हो अगर eMMC डैमेज हो गई तो आपका डाटा कोई रिकवर कर सकता है? दोस्तों नहीं कर सकता। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पावर आईसी पे। अब जो पावर आईसी है इसे हम PMIC के नाम से भी जानते हैं। देखते हैं इसमें दोस्तों कौन कौन सी आईसियाँ कंबाइन हुई हैं। इसमें आप ध्यान देना, ये दो चीज़ें हैं, एक है मिनी पावर और एक है पावर आईसी। ये दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। जो हमारा मिनी पावर है ये भी सेकेंडरी पावर है, और जो हमारा मेन पावर है वो पावर आईसी है। लेकिन अब के फ़ोनों में ज़्यादातर आपको मिनी पावर आईसी देखने को मिलेगी और पावर आईसी भी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ ओल्ड फ़ोनों में आपको बस एक ही पावर देखने को मिलेगी, जिसमें हम
पावर आईसी को देखते हैं। अब जो पावर आईसी है, इस पावर आईसी में कंपनी ने कौन कौन सी आईसीयों को कंबाइन करने का फंक्शन बनाया है, तो आप देख सकते हो प्लस के साथ जितनी भी आईसीयाँ लगी हुई हैं ये सारी पावर आईसी में कंबाइन हो सकती हैं। अगर कंपनी ने फीचर दे रखा है तो वो हो सकती हैं, अगर कंपनी नहीं चाहती तो उसको अलग अलग भी दे सकती है। तो दोस्तों पावर आईसी में हमारा ऑडियो आईसी, रिंगर आईसी और वाइब्रेटर आईसी, ये सारी आईसीयाँ कंबाइन हो गई हैं दोस्तों। लेकिन ऑडियो आईसी दोस्तों आपको अलग से भी देखने को मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि पावर आईसी में कंबाइन हो गई हैं। अब दोस्तों हम नेक्स्ट पे आते हैं मिनी पावर आईसी, जिसे हम पीएमआई के नाम से भी जानते हैं और इसे कुछ लोग डीसी टू डीसी आईसी भी कहते हैं। अब डीसी टू डीसी आईसी कैसे कहेंगे? डीसी का मतलब डायरेक्ट करंट। अब ये मिनी पावर और एक पावर, तो ये हो गया एक डीसी और दूसरा ये भी हो गई डीसी। तो ये जो मिनी पावर है ये पावर आईसी को पावर देता है और पावर आईसी बाकी सेक्शनों में पावर देती है। इस तरीके से फंक्शन ये काम करता है मिनी पावर का, इसीलिए इसे हम डीसी टू डीसी आईसी भी कहते हैं दोस्तों। कुछ लोग इसे चार्जिंग आईसी भी कहते हैं दोस्तों, चार्जिंग आईसी के नाम से भी जानते हैं। अब देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी आईसीयाँ कंबाइन हुई हैं, ये भी देखना हमें जरूरी है। अब आप देख सकते हो दोस्तों इसमें लाइट आईसी, ग्राफिक आईसी, चार्जिंग आईसी और ऑडियो आईसी, ये सभी आईसीयाँ कंबाइन हो चुकी हैं। लेकिन आपको कुछ फ़ोनों में अलग भी देखने को मिल सकती हैं, तो इसमें दोस्तों कंफ्यूज नहीं हो ना आपको। वो नेक्स्ट हमारे पार्ट 2 जो आएगा उसमें मैं आपको बहुत ही डीप तरीके से बताऊंगा कि मिनी पावर के अलावा जो जो आईसीयाँ इसमें कंबाइन हुई हैं वो अलग अलग सेक्शन में किस जगह पे हैं, ये सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आप बड़े ही आसानी से उसको पहचान सकते हो। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं BQ आईसी, इसे हम दोस्तों चार्जिंग आईसी के नाम से भी जानते हैं। अब जो दोस्तों BQ लगा होता है ये एक्चुअली में फास्ट चार्जिंग का काम करता है। कुछ कुछ फ़ोनों में आपको डबल BQ आईसी भी देखने को मिल सकती हैं। ये दोस्तों हमारा 24 पिन का होता है और इसकी भी पहचान इसके नाम से ही होती है। इस आईसी के ऊपर BQ लिखा होगा और BQ के साथ कुछ नंबर भी लिखे हो सकते हैं। साथ ही दोस्तों उस आईसी पे C और 4 बार D, उसके बाद कुछ अल्फ़ाबेट भी देखने को मिल सकता है। ये होती है हमारी BQ आईसी दोस्तों। इस BQ आईसी के पास हमें एक कॉइल देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि स्विचिंग का काम करता है। अब दोस्तों ये CPU आईसी, जैसा कि मैंने आपको ओल्ड आईसी में बता चुका हूँ, CPU का काम है दोस्तों सभी आईसीयों को कंट्रोल करना, उनको कमांड देना, ये काम होता है हमारा CPU आईसी का। उसके बाद दोस्तों आता है BT प्लस वाईफाई आईसी। अब BT प्लस वाईफाई सभी ने नाम सुना होगा और इसको आप यूज़ भी करते होंगे। कुछ फ़ोनों में आपको सिंगल आईसी देखने को मिलेगी जिसमें BT प्लस वाईफाई एक ही आईसी में कंबाइन होगी, और कुछ फ़ोनों में आपको ये अलग अलग देखने को भी मिल सकती है जिसमें एक सेक्शन ब्लूटूथ का होगा और दूसरा सेक्शन वाईफाई का होगा। इसका काम जो दोस्तों होता है, ज़्यादातर फ़ोनों में दोस्तों ये BT प्लस वाईफाई आईसी एक ही आईसी में देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम ब्लूटूथ यूज़ करते हैं, कोई भी एयरबड कनेक्ट करते हैं या किसी को डाटा शेयर करते हैं वाईफाई के ज़रिए या ब्लूटूथ के ज़रिए, तो उस टाइम पे जो आईसी एक्टिव होती है, उस टाइम पे जो आईसी काम करती है, वो होती है हमारी ब्लूटूथ प्लस वाईफाई आईसी। इसकी दोस्तों जो रेंज होती है वो 100 से 400 मीटर तक की रेंज होती है। इस रेंज में आप कोई भी डाटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो और रिसीव कर सकते हो दोस्तों। अगर कुछ हमारे दोस्तों के साथ ये प्रॉब्लम ज़रूर आई होगी कि जो MI के फ़ोन हैं जो पहले ज़्यादा हीट होते थे, उनमें ज़्यादातर आप देख सकते हो कि जैसे हमने ब्लूटूथ के सिंबल पे क्लिक कर दिया, ब्लूटूथ ऑन ही नहीं हो रहा या ब्लूटूथ हो गया हैंग। अगर हमने वाईफाई पे क्लिक करा तो वाईफाई हो गया हैंग, या जैसे चालू है वो, तो उसको हम दोबारा क्लिक करके अगर बंद करते हैं तो वो बंद भी नहीं होता।
तो उस कंडीशन में क्या फॉल्ट हो सकता है? जी हाँ, आपने सही समझा। उस कंडीशन में हमारा ये जो BT प्लस वाईफाई आईसी है, इसमें फॉल्ट हो सकता है। अगर इस आईसी में फॉल्ट हो गया तो इस आईसी में ये दोनों आईसी कंबाइन है। अगर कुछ फ़ोनों में ऐसा भी हो सकता है कि ब्लूटूथ चल रहा है, वाईफाई नहीं चल रहा। कुछ फ़ोनों में ऐसा भी हो सकता है वाईफाई चल रहा है, ब्लूटूथ नहीं चल रहा, लेकिन आईसी एक ही लगी हुई है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये आईसी का कुछ सेक्शन होता है जो ब्लूटूथ को वर्क कराता है, वो सर्किट हो जाती है खराब, जिस वजह से ब्लूटूथ हो गया खराब और वाईफाई चल रहा है। तो ये काम होता है दोस्तों BT प्लस वाईफाई का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों NFC IC। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये NFC IC, और बहुत लोग इसे समझना भी चाहते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है। NFC आपके फ़ोन में तो ज़रूर होगा, इसका सिंबल भी होगा, आपने इसको देखा भी होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि NFC का एक्चुअल में काम क्या है। तो दोस्तों जो NFC IC होती है, ये भी डाटा ट्रांसफ़र के काम आती है, लेकिन इसकी रेंज बहुत कम होती है। इसकी रेंज दोस्तों 4 सेंटीमीटर के आसपास होती है, जो कि बहुत ही कम होती है। ये जो NFC फंक्शन होता है, आप मेट्रो कार्ड यूज़ करते हो, वो भी NFC से ही वर्क करता है। जब आप मेट्रो कार्ड मशीन में टच करते हो, तभी आपका मेट्रो कार्ड एक्टिव होता है और उसमें बैलेंस शो हो जाता है। NFC IC का भी सेम ऐसा ही काम है। अगर आपके फ़ोन में NFC IC दी हुई है, तो आप उस पर क्लिक करोगे, NFC ऑन हो जाएगा। आपको कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है, दूसरे फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी आपको, दूसरे फ़ोन में भी आपको NFC ऑन करना पड़ेगा। अब फ़ोन को आपको टच करना पड़ेगा या आसपास की रेंज में रखना पड़ेगा। कोई भी डाटा अगर आप शेयर करते हो, बड़ी आसानी से वो सेंड हो जाता है। बहुत ही फास्ट स्पीड होती है NFC की। जिस तरह से आईफोन में आप एयर ड्रॉप का यूज़ करते हो, उसी तरीके से आप एंड्रॉयड में NFC समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम APT IC। दोस्तों APT IC ये 4G IC की जान होती है, जो कि कुछ फ़ोनों में आपको देखने को भी मिलेगी और कुछ फ़ोनों में देखने को नहीं मिलेगी। इस IC पे एक सिग्नल की लाइन होती है। जब इस IC को सिग्नल मिलता है और अगर हम 4G नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, अगर किसी बेसमेंट में चले गए या सपोज़ हमारा 4G नेटवर्क फेल्ड हो जाता है या कम आने लग जाते हैं, उस कंडीशन में इस APT IC को EN मिल जाता है। EN मतलब इनेबल सिग्नल। जैसे ही इसे इनेबल सिग्नल मिलता है, ये IC एक्टिव हो जाती है। और आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, ये IC 3.7 से 6 वोल्ट तक जनरेट कर देती है, जो कि हमारे 4G PFO को ये वोल्टेज दे देती है, जिससे हमारा नेटवर्क बूस्ट हो जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आता है ये OBP IC। अब ये जो OBP IC होती है, ये चार्जिंग IC से पहले लगी होती है। अब इसका भी काम समझ लेते हैं। जो OBP IC होती है दोस्तों, ये VBus से 5 वोल्ट इन लेती है। अगर आपका फ़ोन 9 वोल्ट का है, VBus में 9 वोल्ट अगर इन करता है, तो वो 9 वोल्ट इन लेगी और 9 वोल्ट आउट करेगी। मतलब इसका फंक्शन होता है, अगर VBus 5 वोल्ट आ रहा है, VBus का मतलब जो चार्जिंग की प्लस लाइन होती है, उसे हम VBus के नाम से जानते हैं। उसे हम V चार्ज भी कहते हैं दोस्तों। अगर चार्जर 5 वोल्ट का है, तो 5 वोल्ट इन लेगा और 5 वोल्ट ये आउट करता है दोस्तों OBP IC, और उस 5 वोल्ट को हमारे चार्जिंग IC तक पहुंचा देता है सेफली। अगर हमारे इस सर्किट में कोई भी दिक्कत आती है, अगर चार्जर में कोई भी फॉल्ट आता है, जिससे अगर चार्जर की वोल्टेज बाय चांस अगर किसी फॉल्ट के कारण अगर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, तो ये होती है प्रोटेक्शन IC, जो हमारी चार्जिंग IC को ख़राब होने से बचा लेती है, और ये IC ख़राब हो जाती है। अगर कोई चार्जर में शॉर्ट सर्किट हुआ, तो सबसे पहले हमारी ये OBP IC उड़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से हमने पहले से लेकर के अब के फ़ोनों में जितनी भी फ़ोन में ICयाँ लगी हुई थी, उन सभी के बारे में हमने बताया। लेकिन दोस्तों जो हमारा पार्ट 2 आने वाला है, उसको देखना आप ना भूलें, क्योंकि दोस्तों उसमें मैं आपको बहुत ही डीप तरीके से, बहुत ही डीप एक्सप्लेनेशन के जरिए मैं आपको बताऊंगा कि ये IC कौन सी है। आप बोर्ड में तुरंत देख के बता सकते हो। जैसे दोस्तों हमारे पास ये PCB है, इसको देख के आप तुरंत बता सकते हो कि कौन सी IC का क्या नाम है।
आप तुरंत देख के बता सकते हो। बहुत ही डिटेल में मैं आपको बताने वाला हूँ। पार्ट 2 देखना ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब में दोस्तों कोई भी पैसा नहीं लगता। और अगर आपने बेल आइकन पे क्लिक नहीं करा तो बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि जो हमारा पार्ट 2 आएगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों बने रहे इसी तरीके की वीडियो के साथ। और एलईडी टीवी और स्मार्टफोन का एडवांस कोर्स और डीप कोर्स करने के लिए स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो और हमारा इंस्टीट्यूट आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बने रहे दोस्तों इसी तरीके की वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।